हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो 15th चैप्टर है इंटर स्टेट रिलेशंस उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 68 लेक्चर में चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक कंप्लीट डिस्कस कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। वो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे। उसमें हम इंटर स्टेट काउंसिल रिलेशन यानी कि इंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट काउंसिल, कंपोजिशंस ऑफ द काउंसिल यानी कि किस तरीके से काउंसिल यानी कि परिषद की संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर बेनिफिट्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल और लास्ट में हम लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो 15 चैप्टर होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा और सेकेंड पार्ट में हम जोनल काउंसिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जोनल काउंसिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा 15 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में यानी कि जो हमारा चैप्टर 14 था उसमें हमने सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने तीन तरीके के रिलेशंस डिस्कस किया था। पहला था हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और तीसरा था हमारा फाइनेंशियल रिलेशन। अगर हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं तो वो था आर्टिकल 400, वो आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 255 तक। फिर वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं तो वो था हमारा 256 से लेकर के 263 तक। फिर वहीं पे हम बात करते हैं किस बारे में, जो हमारा फाइनेंशियल रिलेशंस था वो था हमारा 268 से लेकर के 295 तक, सॉरी 93 तक। तो ये तीनों हमने रिलेशंस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम स्टेट यानी कि एक देश के अंदर जितने भी, जो हमारे कंट्री के अंदर जितने भी जो स्टेट है उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, क्लास 6 से लेकर के 11th क्लास तक हमने जो पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है वो पूरी कंप्लीट कर लिया। वो आप जा करके देख सकते हैं। और जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस चल रहा है उसमें हमने एशियन, मिडिवल और मॉडर्न कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमने पिछले संडे 1995 से लेकर के 1996 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस संडे हम इस पेपर को यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा है उसको नहीं किया था, लेकिन उसको अब हम नेक्स्ट संडे को फिर से कंटिन्यू करेंगे। इस संडे हमने क्या किया था, तो जो हमारा 14 चैप्टर था उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम इनर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो इनर का मतलब होता है अंदर में, अंदर में यानी कि जब किसी देश के अंदरूनी राज्य से जो संबंध हो उसे हम कहते हैं इनर स्टेट रिलेशन। यानी कि जैसे आज के टाइम पे हमारी कंट्री में कितने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इनके बीच में भी रिलेशंस का स्ट्रांग होना क्या माना जाता है, फेडरेशंस के लिए एक अच्छा कदम माना जाता है। यानी कि आप ये समझिए हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरल सिस्टम है वो सिर्फ डिपेंड इस पे नहीं करता है कि सेंट्रल और स्टेट का रिलेशंस अच्छा है, बल्कि स्टेट टू स्टेट रिलेशंस भी अच्छा होना चाहिए। किसमें, फेडरल के लिए, फेडरल कंट्री के लिए। तो हमारी कंट्री में सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है जो रिलेशंस है बिटवीन सेंटर और स्टेट, बल्कि इस हार्मोनी यानी कि हार्मोनी रिलेशंस के लिए भी क्या है, तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि फेडरल कंट्री में सिर्फ इस बात, जो रिलेशंस हार्मोनी रिलेशन है, सिर्फ वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन स्ट्रांग हो, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशंस भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। तब जाकर के एक कंट्री क्या है, यूनाइट रूप में यानी कि यूनाइट रह सकता और उसको हम कह सकते हैं एक गुड फेडरल कंट्री। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए, यही हार्मोनी रिलेशंस बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंस दिए गए। हमारा जो चैप्टर 15 होगा वो इन चार टॉपिक पे के बेस पे चलेगा। पहला है हमारा इनर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य से के साथ जो जल विवाद है। दूसरा कोऑर्डिनेशन
थर्ड इनर स्टेट काउंसिल यानी कि हमारा जो अंतर राज्य परिषद के माध्यम से समावेश। फिर म्यूचुअल रिओर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक्स एक्ट, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग। फिर फ्रीडम ऑफ इनर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। यहाँ पे 3 वर्ड है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ट्रेड का मतलब अगर हम बात करते हैं क्या है, वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब होता है जब किसी भी चीज को खरीदा या बेचा जाता है, यानी कि कोई सर्विसेज हो गई या कोई वस्तु को जब खरीदा या बेचा जाता है। कॉमर्स के बारे में बात करें तो कॉमर्स क्या है, बाय और सेलिंग का क्या है वो एक प्रोसेस, यानी कि आप ये समझिए कि अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स क्या है, एक बाय और सेलिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि कॉमर्स का मतलब आपको देखने को मिलेगा बिजनेस ऑफ बाय और सेलिंग थिंग। और इंटर कोर्स के बारे में बात करें तो इंटर कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशंस और डीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप। तो इन तीनों का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा जो चैप्टर 15 है वो इन्हीं चारों के बेस पे चलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं जोनल काउंसिल्स और जो हमारा गुड्स सर्विसेज टैक्स, यानी कि गुड्स सर्विसेज टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं, तो इसको इस्टेब्लिश करने का एक मकसद ये था जो कि इंश्योर करना था, एक स्टेप था जो इंश्योर करता था किसके, नेशनल यानी कि स्टेट और स्टेट रिलेशंस को। तो इसीलिए क्या है, जोनल काउंसिल और गुड एंड सर्विस को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसीलिए हमारी कंट्री में क्या था, एक जोनल काउंसिल और जीएसटी को क्या किया गया था, तो इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों, क्योंकि ये एक और स्टेप था जो इंश्योर करता हार्मोनी रिलेशंस बिटवीन टू स्टेट। अब बात करते हैं हम किस बारे में, आर्टिकल 262 क्या कहता है। आर्टिकल 362 क्या है, जो इनर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट है उसके तहत आर्टिकल 362 प्रोवाइड कराता है किसको, तो एडजेक्शंस टू इनर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें 2 प्रावधान दिए गए हैं। पहले प्रावधान की बात करते हैं तो उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट में बाय अ लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजेक्शन, यानी कि एड जुडिक्शंस फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूट और कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। यानी कि संसद कानून द्वारा किसी भी इनर स्टेट जो रिवर है या नदी घाटी है के जल के उपयोग के लिए, यानी कि जो उसका यूज किया जाएगा उसके वितरण, यानी कि यानी कि बांटने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नियंत्रण करने के संबंध में क्या कर सकता है, कानून बना सकता है किसी भी राज्य की यानी कि राज्य के द्वारा शिकायत करने, और वो भी किसके, न्याय। अगर हम बात करते हैं न्याय है, न्याय कार्य के लिए क्या कर सकता है, वो कानून बना सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरा प्रावधान क्या कहा गया कि पार्लियामेंट में आल्सो प्रोवाइड द नेदर द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू इज टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अ डिस्ट्रीब्यूट और कंप्लीट। यानी कि संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना किसी भी राज्य का हाई कोर्ट या अदर कोर्ट को ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना। तो ये 2 प्रावधान किसमें कहा गया है, आर्टिकल 262 में। फिर 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 एक्ट बनाए गए। पहला था हमारा रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और दूसरा था इनर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1956। अगर हम कुछ मेजर, अगर हम बात करते हैं कुछ, जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, अदर मेजर इनर स्टेट रिवर डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप ये समझ, सबसे पहले क्या आता है आपका, जैसे रवि एंड ब्यास। तो इसका डिस्ट्रीब्यूट आपको किसके में देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के बीच में। दूसरी की बात करते हैं,
दूसरा है हमारा नर्मदा। और इसका डिस्ट्रीब्यूट आपको किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र के बीच में। तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा हमारा कृष्णा, कृष्णा रिवर। और इसमें और ये किसके किन किन स्टेट के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा आपको, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। चौथे की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा प्रयाग। ये आपको किन दो नदी दो स्टेट के बीच में देखने को, तमिलनाडु और केरला के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अलग एक और नदी की बात कर ले तो जैसे कि गोदावरी। और ये किन किन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट का मैटर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और एम मध्य प्रदेश। तो ये कुछ अदर मेजर इनर स्टेट रिवर डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि आपका गोदावरी की बात करते तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश के बीच में देखने को मिलेगा। रवि एंड ब्यास की बात करते तो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के बीच में। फिर हम नर्मदा की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के बीच में। कृष्णा की बात कर ले तो ये आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में। फिर हम पेरियार की बात कर ले तो तमिलनाडु और केरला के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1956 में दो एक्ट बनाए, रिवर बोर्ड एक्ट और इनर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप ये समझिए, तो यहाँ पे क्या है, कुछ जो हमारे इनर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट एक्ट है वो बनाए गए, जैसे कि आप पहले बात करते हैं हम किस बारे में, कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट। कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्राइबल्स ट्रिब्यूनल, सॉरी ट्रिब्यूनल्स। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1969 में। और किस किस स्टेट के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये आपका था महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो गोदावरी, गोदावरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल्स। ये कब बनाया गया था, ये भी बनाया गया था आपका 1969 में। और किन किन स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये था महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा के बीच में। फिर दूसरा तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में क्या था हमारे, नर्मदा, नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। ये कब बनाया गया था, तो ये भी बनाया गया था 1969 को। और किन किन स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये था आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो चौथा बनाया गया था हमारा रवि एंड ब्यास वाटर डिस्ट्रीब्यूट, रवि एंड ब्यास वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल्स। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1968 को, सॉरी ये बनाया गया था आपका 1986 को। और ये किन किन स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये आपका पंजाब एंड हरियाणा के बीच में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किस बारे में, फिफ्थ पॉइंट में, जो कि हमारा कावेरी, कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1980 में। और किन किन स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूट हमें देखने को मिला था, ये मिला था आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ। अगर सिक्स्थ में बात करते हैं तो ये क्या था, सेकेंड कृष्णा, यानी कि सेकेंड
कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। ये कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में सेटअप। और किन किन स्टेट के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट था? तो ये था कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं हम सेवंथ डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। ये था हमारा कौन सा? वंसाधरा वाटर ट्रिब्यूट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूटर। ये बनाया गया था 2010 में। और ये किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट का मैटर था? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सेवंथ की बात करते हैं, सॉरी 8 पॉइंट, अगर 8 डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो ये था महानदी, महा वाटर ट्रिब्यूनल डिस्ट्रीब्यूटर। ये कब सेटअप किया गया था? ये भी 2010 में किया गया था। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, किनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट था? तो गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट था। तो ये कुछ वाटर डिस्ट्रीब्यूट थे। और कहा और किस टाइम पे कौन सा ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश किया गया था वो था। जैसे कि अगर हमने बात किया कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल 1969 में किया गया, तो गोदावरी की बात करते हैं तो 1969 में। और किन किन स्टेट में फाइट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिला था, तो उन स्टेट के नाम को अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूट का जो मेन रीजन होता है, एक स्टेट के बीच में अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट का, तो एक वाटर रीजन इसलिए, मान लीजिए एक नदी अगर तमिलनाडु से ओरिजिन होता है, या आप समझिए केरला से ओरिजिन होता है और वो तमिलनाडु से होकर के बहता है, तो यदि केरला उस पे एक डैम बनाती है, तो जाहिर सी बात है इसका विरोध तमिलनाडु करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही डैम केरला के द्वारा बनाया जाएगा, तो वो इस बात के लिए अपोज करेगा कि केरला अपने डैम बना करके पानी स्टोर कर लेगा और इधर पानी की कमी आएगी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट का एक मेन रीजन होता है, जब किसी स्टेट से एक रिवर जब दो या दो से ज्यादा स्टेट में बह करके जाती है, तो उस टाइम पे यदि कोई स्टेट उस पर रिवर पे डैम बनाता है, तो वहां पे एक वाटर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने जितने भी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट डिस्कस किया, वो सब में क्या था? एक स्टेट से ज्यादा में था, जितने भी डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसीलिए 1956 में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो एक्ट बनाए थे, ताकि वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अब बात करते हैं, जैसे देखिए रिवर बोर्ड एक्ट के बारे में समझते हैं। रिवर बोर्ड एक्ट क्या करता है? प्रोवाइड कराता है स्टेब्लिश ऑफ रिवर बोर्ड फॉर ऑल द रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज सच एज अ रिवर बोर्ड इज established ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्क्रेट। यानी कि नदी बोर्ड अधिनियम जो है, वो अंतरराज्य नदी और नदी घाटियों के नियमन और विकास के लिए क्या है, नदी बोर्ड यानी कि जो वो रिवर बोर्ड है उसकी स्थापना का प्रावधान करता है। और इस तरह से नदी बोर्ड यानी कि जो हमारा रिवर बोर्ड है की स्थापना से जो संबंधित है, वो क्या है, राज्य सरकारों के अनुरोध पर की जाती है। यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगा, तभी हम यानी कि तभी रिवर बोर्ड की स्टेप यानी कि तभी रिवर बोर्ड यानी कि जो नदी बोर्ड है उसको स्थापित किया जाएगा। और नदी बोर्ड इस यानी कि जो हमारा रिवर बोर्ड है, वो इस चीज को भी प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारे रेगुलेशंस और डेवलपमेंट है, जो कि राज्य और यानी कि इनर स्टेट रिवर है और जो वैलियां है उसके रिगार्डिंग में। अब बात करते हैं किस बारे में, जो हमारा सेकंड लॉ था, जो कि यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट एक्ट था, वो इम्पावर दे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सेटअप कर सकता है यानी कि हॉक ट्रिब्यूनल फॉर द एडजेक्शन यानी कि एड जुडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू और मोर स्टेट। जैसे कि अभी हमने यानी कि अभी हमने 8 डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा ट्रिब्यूनल किस टाइम पे इस्टेब्लिश किया था। जैसे ये देखिए, कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो 1969 में सेटअप किया गया था। और कितने स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूट था? तो 3 स्टेट में था, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
गोदावरी की बात करते हैं तो ये भी किया गया था 1960 या 1969 में, और ये किस किस में देखने को मिला था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। नर्मदा की बात करते हैं तो ये भी 1969 में किया गया था, और ये डिस्ट्रीब्यूट किन किन राज्यों में था, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इनर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट एक्ट है, वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो हॉक ट्रिब्यूनल को क्या कर सकता है, एड एडजुडिक्शंस के लिए वो क्या कर सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर देता है। फिर वही पे बात करते हैं द डिसीजंस ऑफ ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बिल्डिंग, जैसे कि फर्दर मोर द एक्ट्स बार्स द सुप्रीम कोर्ट एंड एनी कोर्ट्स टू हैविंग अ जुडिक्शंस इन दिस मैटर। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहीं पे इसके अलावा जो ये अधिनियम है, सुप्रीम कोर्ट और अन्य किसी जो अदर जो हमारी कोर्ट्स हैं को इस मामले में भी अधिकार क्षेत्र से वो क्या करता है, रोकता है। यानी कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट या अदर कोर्ट क्या कर सकता है, इस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। ये भी रखा गया था किसमें, तो ये बात रखी गई थी जो हमारा इनर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट है इसमें, जो कि आर्टिकल 262 में आता है। अब बात करते हैं हम किस बारे में, इनर स्टेट काउंसिल के बारे में, यानी कि अंतर राज्य परिषद, जो कि सरकारी कमीशन में भी क्या है, इसकी रिकमेंडेशंस दी गई थी। अगर हम इनर स्टेट काउंसिल की बात करते हो तो आर्टिकल 263 क्या है, राज्यों के बीच और केंद्र, यानी कि आप समझिए केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशंस बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, इस परिषद की स्थापना पर विचार करता है। जैसे कि आप ये देखिए, द प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश सच अ काउंसिल एट एनी टाइम टू प्रिपेयर टू हिम द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी अ सर्व्ड बाय दिस इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनर काउंसिल स्टेट किसी भी समय पे क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। He also authorized to define the nature of duties to be performed by such a council and the organizations and procedure। यानी कि ये समझिए वह ऐसी परिषद और उसके संगठन और प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य और प्राकृतिक को परिभाषित करने के लिए क्या है, अधिकृत है। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिफाइन सेंटर ड्यूटीज फॉर द काउंसिल, यानी कि संविधान परिषद के लिए कुछ कर्तव्यों को भी क्या करता है, परिभाषित करता है। जैसे कि ये देखिए, राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले जितने भी जो विवाद है उसकी जांच करना और उन पर सलाह देना, फिर उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें राज्य या केंद्र के राज्यों को साझा होता हो, नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए क्या है, किसी भी विषय पर सिफारिश करना। तो ये सारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कुछ ड्यूटीज देता और उसकी डिफाइंस करता है। अब बात करते हैं, अगर हम इनर स्टेट काउंसिल की कंपोजिशन यानी कि उसकी संरचना की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, उसका चेयरमैन होता है, और सभी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है, यानी कि आज के टाइम पे जो 28 स्टेट है, इन सब के जितने भी चीफ मिनिस्टर है वो इनके क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। और जिस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का अपना क्या है, चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम है। तो वो भी क्या होगा, हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर बात करते हैं जो यूनियन टेरिटरी जिसके लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो उनमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो क्या होंगे, इनर स्टेट काउंसिल के मेंबर होंगे। गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो हर एक स्टेट के जो गवर्नर है वो क्या होगा, वो हमारे इनर स्टेट काउंसिल के मेंबर होंगे। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर क्या होंगे, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री की सलाह पर 6 केंद्र कैबिनेट मंत्रियों को भी क्या किया जा सकता है, इनर स्टेट काउंसिल का मेंबर बनाया जा सकता है। किसकी सलाह पे, होम मिनिस्टर की सलाह पे। और वो कौन नियुक्त करेगा, वो अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक आर द परमानेंट इन इन्वेटीज ऑफ काउंसिल, यानी कि कैबिनेट रैंक के 5 मंत्री परिषद क्या है, अस्थाई आमंत्रित सदस्य होंगे। तो इस तरीके से क्या बनता है हमारे इनर स्टेट काउंसिल का, क्या बनता है, हमारा संरचना बनता है।
यानी कि ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं, द काउंसिल मीटिंग आर सपोज टू बी हेल्ड थ्राइस अ ईयर एंड इट डिसीजंस ऑन ऑल क्वेश्चंस और डिसाइडेड बाय द कंसेंस। यानी कि एक साल में कम से कम इसकी 3 बार बैठक आयोजित की जानी चाहिए, और वो जितने भी जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो सॉल्यूशन है उस पे क्या किया जाएगा, डिस्कशंस किया जाएगा। A standing committee of the council was set up in 1996 for the continuous consultations and processes for the matter for the considerations of the council. The chairman of the standing committee is a union minister home। यानी कि परिषद के विचार के लिए मामलों के निरंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिए क्या है, 1996 में परिषद की एक अस्थायी समिति की स्थापना की गई थी। इस अस्थायी समिति के अध्यक्ष केंद्र के गृह मंत्री होते थे। अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें इंटर स्टेट काउंसिल की। अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं तो यह एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल सेंटर स्टेट फॉर्म है जो कि ऑपरेट्स करता है किसको, डायरेक्टली विद द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 263 बी एंड सी को। यानी कि जो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल है वो एकमात्र बहुपक्षीय केंद्र राज्य मंच है जो सीधे संविधान के अनुच्छेद 263 से बी और सी के ढांचे के भीतर में क्या होता है, संचालित होता है। जहां जैसे कि आप बात करते हैं जीएसटी जैसे विषयों या जिसमें किस किस टॉपिक, जैसे कि आप बात सकते हैं जीएसटी हो गया या आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, टेररिज्म हो गया, इंटरनल स्टेट सिक्योरिटी हो गया, तो इस सब के लिए क्या है, मुद्दे को क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल का एक संवैधानिक समर्थन है जो राज्य को अधिक ठोस आधार क्या करता है, प्रदान करता है। केंद्र और राज्य संबंध को क्या है, कैलिब्रेट करने के लिए आवश्यक सहयोग के माहौल के लिए क्या है, निर्णय के लिए क्या है, ये एक आवश्यक घटक है। फिर परिषद केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, विश्वास की कमी को दूर करने में भी क्या करता है, तो मदद करता है। यदि ये हमेशा समस्या हल करने वाली नहीं, यानी कि आप ये समझिए ये हर टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली नहीं, एटलीस्ट यह कम से कम क्या है, एक सुरक्षा बल के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं किसके, इनर स्टेट काउंसिल के। अब अगर हम कुछ इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसमें कहा गया था कि इसकी एक साल में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। यानी कि यह उन विषयों की जांच और चर्चा करने के लिए सिर्फ एक सिफारिश निकाय है जिसमें कुछ यह सभी राज्य का केंद्र सरकार क्या करती है, साझा हित है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक लिमिटेशंस देखने को मिलता है। अगर हम अंतरराज्य परिषद की बात करें तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में क्या है, समन्वय के लिए क्या है, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय ये नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति इसके किसी भी समय पे क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, ये एक लिमिटेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप ये समझिए जो हमारा इनर स्टेट काउंसिल है वो क्या है, एक नॉट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो क्या है, कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। अगर हम इसकी मीटिंग की बात करें तो 3 साल में, यानी कि एक साल में इसकी 3 मीटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक अगर हम बात करते हैं सिर्फ 12 मीटिंग हुई थी, किसमें, 1990 में। वहीं पे 10 मीटिंग हुई थी 2006 में और 11 मीटिंग हुई थी 2016 में। और फिर बात करते हैं दोबारा जो मीटिंग हुई थी वो नवंबर 2017 में हुई थी। तो इनके मीटिंग में भी हमें क्या है, एक काफी लंबा गैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक लिमिटेशन हमें देखने को मिल रही है, यानी कि एक सीमाएं हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं द इंडियन सॉरी इन इनर स्टेट काउंसिल के बारे में, आल्सो हैज टू हैव टू परमानेंट सेक्रेटेरिएट विच ऑल द इंश्योर दैट द पेरियोडिक मीटिंग आर मोर फ्रूटफुल। यानी कि इनर स्टेट काउंसिल को क्या है, एक अस्थायी सचिवालय भी होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि एक वर्ष में इसकी अधिकतम बैठक क्या हो, उपयोगी हो। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ लिमिटेशंस थी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे
तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा जोनल काउंसिल। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम करेंगे चैप्टर 16 स्टार्ट, जो कि हमारे इमरजेंसी प्रोविजन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।